साथियों नमस्कार। जब हम राजस्थान का आधुनिक काल का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर हम विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना संबंधित चर्चाएं करते हैं। ऐसा एक प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल। और जयपुर प्रजामंडल में एक विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक समझौता हुआ जिसे हम इतिहास में जेंटलमैन समझौते के नाम से जानते हैं। तो आज के छोटे सेगमेंट में हम इस जेंटलमैन समझौते के पीछे क्या पृष्ठभूमि रही और इस समझौते की वजह से किस प्रकार जयपुर प्रजामंडल का विभाजन हुआ, इस समझौते की कौन कौन सी शर्तें थी और अंत में हम इस समझौते का मूल्यांकन करेंगे कि समझौते के बाद में जयपुर का जो इतिहास है, जयपुर की जो तत्काल स्थिति है किस प्रकार से परिवर्तित हुई। इस अगर समझौते की हम पृष्ठभूमि की चर्चा करें साथियों, तो आप सबको इस बात का ज्ञान होगा कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। इस आंदोलन की विशेष ये बात रही कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश भारत के साथ रियासती जनता इनसे आह्वान किया था कि आप इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लें। और रियासत के शासकों से यह अपील की गई कि आप जल्द से जल्द अपने रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करें। उत्तरदायी शासन का मतलब हो गया कि जो शासक हैं वह अपने अधिकार जनता को दें और अधिक से अधिक शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करें। इन सारी विषयों पर चर्चा करने के लिए मुंबई में कांग्रेस महासमिति की आपकी बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में जयपुर का प्रतिनिधित्व किया था हीरालाल शास्त्री जी ने। अर्थात जयपुर प्रजामंडल के जो नेतृत्व करते थे इस कार्य समिति में वो हीरालाल शास्त्री जी थे। इस बैठक में जब हीरालाल शास्त्री जी ने भाग लिया उससे पहले ही जो जयपुर के तत्कालीन आपके शासक थे मान सिंह द्वितीय और उससे जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, इन दोनों का यह मानना था कि अगर हमें जयपुर से भारत छोड़ो आंदोलन को अलग रखना है तो कैसे भी करके हम अगर शास्त्री जी संबंध स्थापित कर लेंगे और शास्त्री जी को इस बात से अवगत करा देंगे कि जो आप चाहते हो हम आपको पहले ही दे देंगे, आपको आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, तो हो सकता है कि शास्त्री जी भारत छोड़ो आंदोलन से अलग हो जाएं। और शास्त्री जी का भारत छोड़ो आंदोलन से अलग होने का मतलब था जयपुर प्रजामंडल का भारत छोड़ो आंदोलन से अलग होना। इसलिए मिर्जा इस्माइल ने जमनादास बिड़ला के माध्यम से शास्त्री जी संबंध स्थापित किए। शास्त्री जी ने जब आपके कांग्रेस महासमिति की बैठक जो मुंबई में हुई थी उसमें भाग लेने के बाद उन्होंने उस बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों पर चर्चा करने के लिए अगस्त 1942 को जयपुर में जयपुर प्रजामंडल की बैठक बुलाई और इस बैठक में कुछ निर्णय लिए कि जयपुर प्रजामंडल देश की आजादी की मांग करेगी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिन जिन आपके क्रांतिकारियों को आंदोलनकारियों को बंदी बना लिया गया है उनके नेताओं की रिहाई की मांग भी आपकी जयपुर प्रजामंडल करेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण मांग ये थी कि जो जयपुर के तत्कालीन शासक मान सिंह द्वितीय उनसे अपील करेंगे, जयपुर प्रजामंडल के लोग अपील करेंगे कि आप जल्द से जल्द अपनी रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करें, अर्थात जनता का शासन स्थापित करें। ये तीनों निर्णय आपके जयपुर में होने वाली समिति और वहां के लोगों ने आपके निर्णय लिया है। इसी निर्णय के तहत इसी निर्णय को देखते हुए मान सिंह ने बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक घोषणा कर दी कि जयपुर को या फिर जयपुर में जल्द से जल्द उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। और इसी के साथ ही मान सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल ने भी इस बात का समर्थन किया कि जयपुर में जल्द ही उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। इस घोषणा के पीछे मिर्जा इस्माइल और मान सिंह द्वितीय का मंतव्य यह था कि जैसे ही हम उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा करेंगे तो जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन से अलग हो जाएगा। तो एक प्रकार से जयपुर के अंदर ये जो आंदोलन चल रहा है उसको शुरू होने से पहले कुचल दिया जाएगा। और जब ये घोषणा की गई मिर्जा इस्माइल और मान सिंह द्वितीय की ओर से तो जयपुर प्रजामंडल ने निर्णय लिया कि हम स्वयं को इस भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखेंगे, क्योंकि जो उनकी मुख्य मांग थी उत्तरदायी शासन की वो तो महाराजा मान सिंह द्वितीय ने मान ली। लेकिन जयपुर प्रजामंडल के ही कुछ सदस्य थे जो हीरालाल शास्त्री जी के इस निर्णय को पसंद नहीं कर रहे थे, इसे वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसलिए जयपुर प्रजामंडल दो भागों में बंट गया। दूसरा जो भाग स्थापित हुआ था उसे हम आजाद मोर्चे के नाम से जानते हैं। बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, हंस डी रॉय ने आजाद मोर्चे का गठन करके जयपुर से भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। तो आप इस बात को समझ गए होंगे, जब मान सिंह द्वितीय और मिर्जा इस्माइल ने जब उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा की तो उस घोषणा से प्रभावित होकर हीरालाल शास्त्री जी ने जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने दिया, उनसे अलग हो गए।
तो जयपुर प्रजामंडल के ही बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और हंस डी रॉय ने एक अलग संगठन बना लिया जिसका नाम था आजाद मोर्चा। और आजाद मोर्चे के नेतृत्व में फिर जयपुर की जनता ने इस भारत छोड़ो आंदोलन में आपके भाग लिया था। तो इस बात को भी आप समझ गए होंगे आप मेरे विद्यार्थियों। आगे हम देते हैं, जब महाराजा मान सिंह द्वितीय और मिर्जा इस्माइल ने घोषणा तो कर दी थी कि हम उत्तर प्रदेश शासन की स्थापना करेंगे, लेकिन एक तरफ तो जयपुर की जनता आपके आंदोलन करने पर उतारू थी, दूसरी तरफ जयपुर के अंदर आजाद मोर्चा भी लगातार आपके आंदोलन से जुड़ी गतिविधि से जुड़ रहा था। और तीसरी बात यह हो गई कि जो मान सिंह द्वितीय है या मिर्जा इस्माइल है, वो जयपुर में उत्तर प्रदेश शासन या उत्तर प्रदेश सरकार की स्थापना करने में कोई रुचि नहीं ले रही है, जबकि उन्होंने घोषणा पहले ही कर दी है। तो जयपुर प्रजामंडल के मुख्य शास्त्री जी पर दबाव आने लग गया कि आजाद मोर्चा के नेतृत्व में जनता आंदोलन करने के लिए तैयार है। स्वयं जयपुर प्रजामंडल के नेता भी आंदोलन में भाग लेने के सोच रहे हैं। तो इन दोनों स्थितियों से शास्त्री जी ने मिर्जा इस्माइल को अवगत कराया कि या तो आप जयपुर के अंदर उत्तर प्रदेश शासन की स्थापना करें, अन्यथा जनता के कहने पर फिर जयपुर प्रजामंडल भी इस आंदोलन में भाग लेगी। और इन स्थितियों को देखते हुए 17 सितंबर 1942 को जयपुर रियासत से मिर्जा इस्माइल और जयपुर प्रजामंडल से हीरालाल शास्त्री दोनों के बीच में एक समझौता होता है। इस समझौते को ही हम इतिहास में जेंटलमैन समझौते के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने इस समझौते की जो पृष्ठभूमि है उसको हमने अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, कैसे उसमें आपके हीरालाल शास्त्री जी ने भाग लिया, भाग लेने के बाद में उन्होंने किस प्रकार की रणनीति बनाई और कैसे महाराजा मान सिंह और मिर्जा इस्माइल की घोषणा से स्वयं को दूर कर लिया, और जब आंदोलन से अलग हुए तो किस प्रकार से जयपुर प्रजामंडल का विभाजन हुआ, और अंत में आपके जब एक समझौता हुआ मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य, उसी को इतिहास में जेंटलमैन समझौता कहा जाता है। अब इस समझौते में कौन कौन सी बातें थी उनको जरा आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस आपके समझौते में तय किया गया था कि जो जयपुर प्रजामंडल है उसको राज्य में युद्ध विरोधी और ब्रिटिश विरोधी शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने की अनुमति होगी। अर्थात जो जयपुर प्रजामंडल के सदस्य हैं, जो रियासती जनता है, वो ब्रिटिशों का विरोध कर सकती है और उस समय चलने वाले जो दूसरा विश्व युद्ध है उसका भी विरोध कर सकती है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करेगी। और प्रजामंडल कांग्रेस के झंडे का भी इस्तेमाल कर सकती है। रियासतों ने भी ये आश्वासन दिया जयपुर प्रजामंडल को कि यहाँ के शासक मान सिंह द्वितीय किसी प्रकार की अंग्रेजों की आर्थिक सहायता नहीं करेंगे और प्रजामंडल जयपुर शासक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अर्थात जब प्रजामंडल आंदोलन करेगी तो वो आंदोलन ब्रिटिशों के विरुद्ध होगा, न कि आपके महाराजा मान सिंह द्वितीय के विरुद्ध। अगली शर्त देखेंगे तो महाराजा मान सिंह और मिर्जा इस्माइल ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि हम रियासत में जल्द उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश शासन की स्थापना करेंगे। रियासत ऐसे लोगों को रियासत में प्रतिबंध नहीं लगाएगी जो ब्रिटिश विरोधी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। अर्थात आप आंदोलन कर सकते हो, रियासती जो सरकार है वो आंदोलनकारियों को गिरफ्तार नहीं करेगी। प्रजामंडल ब्रिटिश विरोधी आंदोलनकारियों को सहायता दे सकेगी और ऐसी सहायता देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी। मान लीजिए दूसरी रियासत में कोई ब्रिटिश विरोधी गतिविधि करके व्यक्ति जयपुर में आया है तो जयपुर प्रजामंडल उस व्यक्ति का सहयोग कर सकती है, और इस वजह से जयपुर प्रजामंडल के व्यक्तियों को जयपुर रियासत आपके प्रतिबंध भी नहीं करेगी। अर्थात एक प्रकार से छूट दी गई है जयपुर प्रजामंडल को कि आप ब्रिटिश विरोधी नीतियों का विरोध करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें, लेकिन वो विरोध महाराजा मान सिंह द्वितीय के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो एक प्रकार से ये जेंटलमैन समझौता है, उसकी शर्तों को आप ध्यान से पढ़ें। कई बार परीक्षा में जो कथन कारण वाले प्रश्न होते हैं उनमें इस प्रकार के आपके कथन पूछ लिए जाते हैं। अगर आप इन शर्तों को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात नजर आएगी कि जो जेंटलमैन समझौता हुआ है सितंबर 1942 में, और जो आपके भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो आपके अगस्त 1942 में, यानी अगस्त से लेकर सितंबर तक जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन उफान पर था, उस समय मिर्जा इस्माइल ने घोषणा के माध्यम से जयपुर में यह आंदोलन होने नहीं दिया। और जब जेंटलमैन समझौता हुआ तब भी यही कहा था कि हम उत्तर प्रदेश शासन की स्थापना करेंगे, लेकिन 1942 में उत्तर प्रदेश शासन की स्थापना की नहीं है। इस वजह से कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार इस समझौते की आलोचना करते हैं। जैसे अगर हम इसे समझौते होने वाली शर्तों की हम मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे मिर्जा इस्माइल ने राजनीतिक चातुर्य से प्रजामंडल को आंदोलन से अलग कर दिया। जो अगस्त, सितंबर, आपके अक्टूबर, नवंबर वाला जो महीना है जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था,
उस समय जयपुर प्रजामंडल इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाया। रियासत ने जेंटलमैन समझौते के विरुद्ध जाकर ब्रिटिशों को सहयोग किया। जब आप जेंटलमैन समझौते की शर्तें पढ़ते हैं तो वहां पर आपकी एक बात कही गई थी कि रियासत ब्रिटिश की युद्ध विरोधी आर्थिक सहायता नहीं देगी, लेकिन मान सिंह द्वितीय और मिर्जा इस्माइल ने अर्थात जयपुर रियासत ने इस शर्त को नहीं माना और उन्होंने इस समझौते के विरुद्ध जाकर ब्रिटिशों को सहयोग किया। और जो जयपुर रियासत के जो मिर्जा इस्माइल और मान सिंह द्वितीय है, उन्होंने तत्काल रूप से उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए एक ठोस कदम ही नहीं उठा पाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मान सिंह द्वितीय है और जो मिर्जा इस्माइल है, वो अपने जो उद्देश्य है उसमें सफल रहे। उन्होंने रियासत को ना तो उत्तरदायी शासन स्थापित करने का मौका दिया और ना ही प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने दिया। तो ये जो समझौता है, ये आपके रियासत के दृष्टि से देखें तो उनके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है, लेकिन प्रजामंडल के दृष्टिकोण से देखें तो ये आपके एक प्रकार से नकारात्मक समझौता रहा है, क्योंकि ना तो प्रजामंडल इस आंदोलन में भाग ले पाया है और इस भाग नहीं लेने के कारण ही प्रजामंडल दो भागों में बंट गया है। तो इस प्रकार से हमने आज के छोटे सेगमेंट में हमने इस जेंटलमैन समझौते की जो आपके पृष्ठभूमि थी, पृष्ठभूमि के बाद में हमने किस प्रकार विभाजन हुआ, इस समझौते की क्या शर्तें थी और अंत में उसका मूल्यांकन किया है। अब अगले सेगमेंट में हम इसे किसी रुचिकर विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।